सेलिंग बिजनेस बहुत शानदार व्यापार है, तो आखिर टाटा, बिरला, अंबानी, जितने भी अडानी और दुनिया भर के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये सभी लोग उसी सेक्टर में क्यों नहीं आ जाते जब इतना शानदार व्यापार है? बिल्कुल आपका प्रश्न एकदम जायज है, एकदम आप सही कह रहे हैं। ऐसा मेरे मन में भी प्रश्न आता था। मैंने भी जब इस काम को स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि आईएमसी जैसी कंपनी, वेस्टीज जैसी कंपनी, एमवे जैसी कंपनी, मोदी केयर जैसी कंपनी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को अपनाया। लेकिन टाटा ने क्यों नहीं अपनाया, बिरला ने क्यों नहीं अपनाया, रिलायंस ने क्यों नहीं अपनाया, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं अडानी अंबानी वाले, वो क्यों नहीं अपनाते हैं डायरेक्ट सेलिंग का? अगर ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है तो हर व्यक्ति को उधर जाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा मैं भी पहले सोचता था। आज मैं उसी का आपको जवाब देने वाला हूं कि आखिर ऐसा क्यों है कि अडानी अंबानी इस सेक्टर में नहीं आना चाहते? ऐसा क्यों है कि टाटा, बिरला, रिलायंस इस ग्रुप में नहीं आना चाहते, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आना चाहते? आपका जो प्रश्न है उससे रिलेटेड एक दो बातें हम करना चाहते हैं। नंबर एक, क्या हर व्यक्ति आलू बेचता है? हर व्यक्ति भिंडी बेचता है? इस समय आम का सीजन चल रहा है, तो क्या हर व्यक्ति आम बेच रहा है? आपका जवाब होगा नहीं। कोई आम बेच रहा है, कोई आलू बेच रहा है, कोई भिंडी बेच रहा है, कोई तुरई बेच रहा है, कोई टीवी बेच रहा है, कोई फ्रिज बेच रहा है, कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप का लगा रहा है। हर व्यक्ति की अपनी सोच है, हर व्यक्ति की अपनी समझ है, हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति है। मार्केट में दो तरह का कॉन्सेप्ट काम करता है, इसको पहले समझ लीजिए। एक को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग। जो कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में है वो इनडायरेक्ट सेलिंग में एंट्री नहीं करती। जो इनडायरेक्ट सेलिंग में है, मतलब ट्रेडिशनल मार्केट में है, वो लोग डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आना चाहते। दोनों अलग अलग है। गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस भी लेना है तो डायरेक्ट सेलिंग का अलग से, इनडायरेक्ट सेलिंग का अलग से। अब डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनियां होती हैं, इनका इश्तिहार नहीं आता। तो आप कहेंगे कि भाई आपका इश्तिहार क्यों नहीं आता? क्योंकि बाउंडेशन है, नहीं आता। इनको इश्तिहार नहीं करना है, इनको टीवी में विज्ञापन नहीं देना है, इनको होर्डिंग्स नहीं लगाना है, इनको बैनर पोस्टर नहीं लगाना है, इनकी अपनी प्रतिबंधित जीवन है। इनडायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां होती हैं वहां पर आप खूब एडवर्टाइजमेंट करिए। हर कंपनी विज्ञापन के हिसाब से चलती है, जिसका जितना अच्छा विज्ञापन उतना अच्छा उसका काम। भले ही प्रोडक्ट में क्वालिटी ना हो, लेकिन विज्ञापन एक बहुत शानदार व्यक्ति कर रहा है, जिसको हम आप सब लोग जानते हैं, जिसके व्यक्तित्व से, जिसके एक्टिंग से, जिसके खेलने की वजह से हम लोग उससे प्रभावित हैं। और वो व्यक्ति कहता है, एक सड़े हुए मसाले का वो प्रयोग करता है और बोलता है ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो हम लोग खाना शुरू कर देते हैं। ये है जिंदगी की सच्चाई। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग में एक जो संतुष्ट उपभोक्ता होता है वही अपनी बात दूसरों को बताता है, वही उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। तो दोनों के प्लेटफॉर्म में ये इधर ये इधर, जस्ट अपोजिट, बहुत अंतर है दोनों के अंदर में। अब सवाल ये उठता है, क्या प्रॉफिट उधर नहीं है? बिल्कुल है। इनडायरेक्ट सेलिंग में भी प्रॉफिट है, तभी तो आज सभी कंपनियां अरबों खरबों में खेल रही हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में भी प्रॉफिट है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तभी आज जिन लोगों ने भी कंपनियां बनाई हैं वो धीमे धीमे एक छोटे से मकान से बड़े मकान में चले गए। आज वो फ्लाइट से नीचे पैर नहीं रखते हैं, वो भी बड़े बन गए। उनकी भी कंपनी करोड़ों का टर्नओवर देने लगी और इनकी कंपनी भी करोड़ों अरबों का टर्नओवर देने लगी। दोनों सेक्टर अलग अलग है। अब सवाल ये उठता है कि उन लोगों ने जो समझ में उनके आया, इनडायरेक्ट सेलिंग वाले टाटा, बिरला, अंबानी जो भी, उस समय उन लोगों ने उसी ट्रेंड को अपनाया। उस ट्रेंड में उनकी मार्केट पकड़ में आती है। एक सिंपल फॉर्मूला है कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट का हमने एक सेलिब्रिटी से प्रचार कराया, मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमने पकड़ा, उनके यहां प्रोडक्ट हमने रखवाया, उसके बाद वो धीमे धीमे प्रोडक्ट हमारा बिकना शुरू हो गया। मुझे याद है जब 92-93 के दशक में हम देखते थे तो छोटी कंपनी थी और उस कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पकड़ा, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सेल्समैन को पकड़ा, सेल्समैन ने दुकान दुकान जाकर माल रखना स्टार्ट कर दिया। मुझे याद है एक दुकानदार भाई मेरे मित्र थे, उसके यहां एक सेल्समैन आता था, वो बस ये बोलता था कि बस आप हमारा सामान रख लो, जब बिक जाए तो पैसे दे देना।
और अल्टीमेटली आज वो कंपनी की ये स्थिति है कि आप डिमांड करिए 7 दिन बाद माल आता है आपके पास, इतनी ज्यादा डिमांड है उस कंपनी की। तो ये ट्रेडिशनल मार्केट है, इस मार्केट में लोग अपना सर्वाइव कर रहे हैं, उनको वही सिस्टम अच्छा लगता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग का जो मार्केट होता है ये कठिन मार्केट है और हर व्यक्ति कठिन दौर से ही गुजरे, हर व्यक्ति कठिन रास्ते को ही अपना ले, ये कतई जरूरी नहीं है। ये दोनों के सोच का फर्क है। एक व्यक्ति की सोच है कि नहीं मैं ट्रेडिशनल मार्केट में जाऊंगा, आज भी लोग चाहते हैं। क्या आज दुकानें नहीं खुलती हैं? 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ से लोग दुकानें खोलते हैं। दुकान खोलने के बाद कितना आसान होता है भाई, आपने 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया लगा दिया, अब उसके बाद दुकान खुल गई, माल आपने भर दिया, माल अच्छी क्वालिटी का भर दिया, सेल्समैन आपने 2-4 अच्छी लड़कियां और लड़के बिठा दिए, बैठ गए सेट के तरीके कुर्सी पर। अब उसके बाद बढ़िया सा बैनर पोस्टर कर दिया, उद्घाटन में लड्डू बांट दिए। अब आप इंतजार कर रहे हैं कस्टमर का। कस्टमर आया, आपने माल दिखाया, माल उसको पसंद आया, कुछ उसने बार्गेनिंग की, आपके पड़ता पड़ा, आपने दे दिया, नहीं पड़ता पड़ा, कस्टमर चला गया। यही तो सिस्टम है इनडायरेक्ट सेलिंग का, यही सिस्टम है। तो उस सेक्टर में भी लोग आते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, यहां भी हम लोग अपना झोला लेके, प्रोडक्ट लेके दूसरे लोगों के यहां जाते हैं, उनको सामान दिखाते हैं, समझ में आता है ले लेते हैं, नहीं समझ में आता है नहीं लेते हैं, समझ में आता है काम करना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं समझ में आता है नहीं करते हैं। लेकिन इन दोनों में एक फर्क है, इन सेक्टर में जहां पे आदमी शॉप खोल के बैठा है उसका ईगो इफेक्टेड नहीं होता, क्योंकि उसने तो दुकान डाल दी, अब कस्टमर आ रहा है, सो फार गुड, उसको चाय पिलाया, बिस्किट खिलाया, पानी पिलाया, अच्छा वातावरण दिया, अच्छी बातें की। लेकिन इस सेक्टर में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में आपको अपने ईगो को खत्म करके घर घर जाना पड़ता है, घर घर जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है। तो ये हर व्यक्ति के बस का नहीं है, हर व्यक्ति उस सोच का नहीं है। आज मैं करता हूं क्योंकि मेरी सोच ऐसी है, मेरी सोच है कि मैं अपनी टीम में लीडर्स डेवलप करूं, मेरी सोच है कि मैं अपनी टीम में हजारों लोगों को रोजगार दूं, मेरी सोच है कि मैं घर घर जाके लोगों को इनकम का रास्ता बताऊं। हर व्यक्ति की सोच नहीं है। कौन ऐसा शॉपकीपर होता है जो अपने रिश्तेदार को भी बताता है कि भाई 2 करोड़ से हमने ये दुकान डाली है, तुम भी मेरे बगल में डाल दो? कोई नहीं बोलता। हर व्यक्ति यही चाहता है कि बाजार में उसकी मोनोपोली रहे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता। हम लोग हर घर जाते हैं और जाकर समझाते हैं, वहां पर ईगो काम नहीं आता। तो यहां इंसान के लिए भी वही बात हो गई कि वो डायरेक्ट सेलिंग में कर सकता है और इनडायरेक्ट सेलिंग में भी कर सकता है, दोनों ही बातें हैं। उसी तरीके से कंपनी वालों की भी सोच होती है। जो कंपनियां जहां स्टैब्लिश कर गई, जिनको जो सिस्टम अच्छा लगा, जो इजी लगा, जो मार्केट में जल्दी ट्रेंड पकड़ लेता है, वो हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। लेकिन उसी में से कुछ लोग ऐसे निकलते हैं, ऐसे बुद्धिजीवी निकलते हैं, ऐसे अजूबे निकलते हैं, ऐसे अलौकिक निकलते हैं जिनकी सोच मार्केट से अलग होती है, जो अपने आप को नहीं सोचते, मार्केट के ट्रेंड को नहीं सोचते, उस कठिन डगर को स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, मैं डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री करूंगा, मैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट सेलिंग में टीम तैयार करूंगा, मैं घर घर जाकर बेचूंगा। आज जिस भी कंपनी की आप बात कर लीजिए, जिस भी कंपनी की आप बात कर लीजिए, ए टू जेड सभी कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, उसके मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, उसके मालिकों की बात कर रहा हूं। यहां बात आम इंसान की नहीं हो रही, सीधे मालिक लेवल की हो रही है। तो उसके जो ऑनर्स होते हैं, उन्होंने भी जो छोटी फैक्ट्री लगाई, 1-2 प्रोडक्ट का निर्माण किया, छोटा सा एक ऑफिस लिया और घर घर जाकर लोगों को समझाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने स्टार्ट किया, जिन्होंने खुद कंपनी डाली और उन्होंने घर घर जाके स्टार्ट किया। अल्टीमेटली 10-20-50 लोग जुड़े उनके कहने से, फिर वो 10-20-50 लोगों से आगे की चेन बनती चली गई, बनती चली गई, बनती चली गई। आपको क्या लगता है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूं, आईएमसी बिजनेस में, आज जितना उसका टर्नओवर है, क्या 2007 में उसका उतना ही टर्नओवर था? लेकिन 2007 में जब इस कंपनी के संस्थापक डॉक्टर अशोक भाटिया सर और सत्यन भाटिया जी ने विचार किया
तो उस समय उनके भी विचार में आया होगा कि शायद इनडायरेक्ट सेलिंग में एलोवेरा का प्रचार किसी अच्छी सेलिब्रिटी से करा के हम प्रोडक्ट को अच्छा सेल कर सकते हैं। लेकिन उनकी सोच थी कि हमें लोगों को रोजगार देना है, हमें अपने टर्नओवर को धीमे धीमे बढ़ाना है। हो सकता है उनके पास पूंजी की कमी रही हो, बहुत सारी बातें होती हैं। और उन्होंने दो चीजों से काम स्टार्ट किया, कुछ एक लोगों से मिलकर काम स्टार्ट किया और धीमे धीमे बढ़ते 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 आज पूरे भारत में फैल गए। ये सोच का बस फर्क है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि टाटा वाले इसमें क्यों नहीं एंट्री करते, तो बाटा वाले उसमें एंट्री क्यों नहीं करते, तो रिलायंस वाले उसमें एंट्री क्यों नहीं करते। ये प्रॉफिटेबल धंधा है। प्रॉफिटेबल तो हर धंधा है। कपड़े के काम में भी मार्जिन है और आम बेचने में भी मार्जिन है, पान लगाने में भी मार्जिन है और कत्था बेचने में भी मार्जिन है, टीवी बेचने में भी मार्जिन है और जूता सिलने में भी मार्जिन है। हर चीज में मार्जिन है। अगर मार्जिन नहीं होता तो वहां पर बंदा सर्वाइव कैसे करता? खुद सोच के आप देखिए। बस सोच बनती है तो कोई नाई बन जाता है, सोच बनती है, परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो कोई दर्जी बन जाता है, परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो कोई ब्यूटी पार्लर खोल के बैठ जाता है, परिस्थितियां ऐसी होती हैं, लोग ऐसे संबंध में होते हैं, कोई टीचर बन जाता है। सब कुछ परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, सब कुछ आपकी सोच पर डिपेंड करता है। जैसे मनुष्य की सोच, मनुष्य की परिस्थिति उसका भाग्य निर्धारित करती है, उसी तरीके से कंपनियों की सोच, कंपनियों की परिस्थिति डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग को निर्धारित करती है। मुझे लगता है कि मैं कम शब्दों में अपनी बात को आपको समझा पा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन यह बड़ी बात है। आज आप किसी भी कंपनी की बात कर लीजिए, आरसीएम के टीसी छाबड़ा जी की बात कर लीजिए, उनकी भी सोच बनी। कई बार कंपनी पे बहुत सारी आफतें आई, लेकिन उसके बावजूद वो डटे रहे मैदान में। टीमें टूटी। लोग सोचते हैं कि इंडिविजुअल स्तर पे टीमें टूट जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनी स्तर पे भी टीम टूट जाती है। उन्होंने भी टीम बनाई, उन्होंने भी 2-4 प्रोडक्ट से जब काम भीलवाड़ा में स्टार्ट किया, उन्होंने भी टीम बनाई। मैंने उनकी किताब पढ़ी है, उन्होंने भी टीम बनाई और टीम टूट गई, फिर टीम बनाई, फिर टीम टूट गई। ये तो सबके साथ लगा रहता है। लेकिन वहीं पर जो हिम्मती पुरुष होते हैं वो लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं और एक दिन एक एम्पायर खड़ा कर देते हैं। आज आरसीएम के आप देखिए तो कितने हजार प्रोडक्ट्स आते हैं, कितने लोग उससे जुड़े हुए हैं, कितने लोगों का जीवन यापन हो रहा है, खुद देख लीजिए। अब आप सोचिए कि उन्होंने क्यों कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाया जो सीधा किसी सेलिब्रिटी से प्रचार कराते और काम चल जाता। सोच वाली बात है। उन्होंने आर्थिक आजादी का सपना देखा तो आज हजारों नहीं लाखों लोग उस सिस्टम से जुड़कर इनकम कर रहे हैं। आज आप वेस्टेज की बात कर लीजिए, गौतम वाली जी ने जो सोचा और आज की डेट में कितने लाखों लोग हैं जो उस सिस्टम से जुड़ के लाखों की इनकम कर रहे हैं। आज आप आईएमसी की बात कर लीजिए, सत्येंद्र भाटिया जी और अशोक भाटिया जी ने जो सोचा उसकी वजह से आज कितने लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। जो व्यक्ति साइकिल से चल रहा था आज पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने लगा। जो व्यक्ति 8वां फेल है उसके नीचे में डॉक्टर और इंजीनियर काम कर रहे हैं। ये भैया सिस्टम का फर्क है, सिस्टम की ताकत है। और इस सिस्टम के ताकत को जो समझ जाता है, मेहनत करने को तैयार रहता है, धूप में पसीना बहाने को तैयार रहता है, वही व्यक्ति इस सेक्टर में सर्वाइव करता है। बाकी लोग तो आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं और ये जीवन पर्यंत चलेगा। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लेकिन जिसकी सोच, जिसका फ्रीक्वेंसी लेवल मैच कर जाएगा वो सर्वाइव कर जाएगा, वही अचीवर बन जाएगा। तो आशा है बंधुवर आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और भी न समझ में आया हो तो कुछ और तरीके का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और भी ढूंढने का प्रयास करेंगे कि क्या। हमने तो सिंपल आपको डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग का अंतर बताया। दोनों में टर्नओवर वही है, टर्नओवर होगा ही होगा तभी पैसा आएगा। सेल्स दोनों में इन्वॉल्व है और इस दुनिया में सेल्स हर चीज में इन्वॉल्व है। अगर बिक्री नहीं होगी तो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी बेकार।
अगर बिक्री नहीं होगी तो बड़े से बड़ा इंजीनियर भी बेकार, क्योंकि वो भी अपने स्किल को बेचता है, वकील अपने स्किल को बेचता है। हर व्यक्ति बेच रहा है इस दुनिया में, और जो जितना अच्छा बेच रहा है उतनी अच्छी उसकी आमदनी हो रही है। बस सिंपल फॉर्मूला है। चलिए अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं, और आशा है कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए, जिससे कि आज 3500 के आसपास में वीडियो इस YouTube पे पड़े हुए हैं। आप लोग उससे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जिस ज्ञान के लिए आपको कहीं जाकर पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वो ज्ञान यहां फ्री बट रहा है। मेरा जो तजुर्बा है प्लस में मैं जो सीख रहा हूं, वो सब आपको शब्दों में पिरो के देने का प्रयास करता हूं। तो मुझे आशा है आप लोग इसको लाइक और शेयर करेंगे। नमस्कार।